प्रिय दोस्तों, आज आप सबको हम बताने जा रहे हैं कक्षा 10 के अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन के बारे में। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का क्या क्या विशेषताएं होते हैं, ये सब इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। और देखिए, यहाँ पर लिखा गया है शुरू से, प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। ठीक है ना, प्रकाश क्या है। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है कि प्रकाश क्या है। क्या आपको पता है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कहाँ से आता है, प्रकाश का क्या उपयोग है, प्रकाश की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, इसके बारे में कभी आप लोगों ने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो फिर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायक है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाता है। ठीक है, लिखा है दिखाने में सहायक है, मतलब कि हमको देखने में मदद करता है, दिखाता है। प्रकाश नहीं होता तो हम किसी वस्तु को शायद नहीं देख पाते। अब बताइए, किसी वस्तु को देखने के लिए आँख की ज़रूरत तो है ही, लेकिन जितनी आँख की ज़रूरत है उतना ही ज़्यादा प्रकाश का भी ज़रूरत है। अब देखिए, इसके आगे लिखा है अंधेरे कमरे में अपनी आँखों को खुली रखने पर भी हमें कुछ दिखलाई नहीं देता है। अब बताइए, अंधेरे कमरे में अपनी आँख को खुला रखिए फिर भी कुछ दिखाई नहीं देता है। स्पष्ट है कि वस्तुओं को देखने के लिए आँखों के अलावा कुछ और भी ज़रूरी है, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। मतलब कि अगर प्रकाश न हो तो शायद कोई भी वस्तु हम नहीं देख सकते हैं। प्रकाश को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसको महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें प्रकाश का परिभाषा लिखा है कि प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये इसका प्रकाश का मेन मुख्य परिभाषा हो गया। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, लिखा है अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। मतलब कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें दृष्टि ज्ञान का जागृत करता है। अब देखिए, इसके आगे लिखा है प्रकाशीय ऊर्जा को अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरित किया जा सकता है। अब देखिए, कह रहा है कि प्रकाशीय जो ऊर्जा है उसको अन्य ऊर्जा में भी रूपांतरित किया जा सकता है तथा अन्य ऊर्जाओं से इसे प्राप्त भी किया जा सकता है। अब देखिए, इसमें लिखा है कि प्रकाश जो है वो अन्य ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है तथा अन्य ऊर्जाओं से भी प्रकाश को प्राप्त किया जा सकता है। दोनों बात इसमें लिखा है। प्रकाशीय ऊर्जा को अन्य ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है तथा अन्य ऊर्जा से भी प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जब लोहार हथौड़े से लोहे के टुकड़े के ऊपर चोट मारता है तो चिंगारी निकलती है। अब यहाँ देखिए, कह रहा है कि जब कोई लोहार है लोहे को पीटता है तो उसमें से प्रकाश निकलता है। यहाँ यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है। अब देखिए, कह रहा है कि अगर कोई लोहार है और वह लोहे को हथौड़ी से पीटता है तो यांत्रिक ऊर्जा होती है, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा होने के बावजूद भी उसमें टकराने के बाद उसमें से प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा भी निकलता है। फिर देखिए, लिखा प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अब देखिए, प्रकाश की चाल के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर लिख रहा है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर वायु न हो वहाँ पर भी प्रकाश चल सकता है। अब देखिए, निर्वात में प्रकाश का वेग, इसको ध्यान से देखिएगा। लिखा है निर्वात में प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड इनवर्स होता है। ये प्रकाश का चाल है। निर्वात में प्रकाश का चाल है मीटर प्रति सेकंड इनवर्स होता है। इसके बाद से देखिए, यहाँ पर हेडिंग दिया है प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं।
इसका मतलब क्या होता है? प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं का मतलब क्या होता है? देखिए अगला हेडिंग लिखा है प्रदीप्त वस्तुएं, मतलब कि जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। मतलब कि जो वस्तु अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, जैसे कि मान लीजिए सूर्य हो गया, चंद्रमा तो नहीं हो सकता है, सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, ये सब क्या होता है? अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। तो ये वे सब प्रदीप्त वस्तुएं हो गई। जैसे इसके आगे देखिए, जैसे सूर्य, मोमबत्ती, लालटेन तथा विद्युत बल्ब आदि। अब देखिए प्रदीप्त वस्तुओं में क्या क्या दिया है, इसका मतलब समझिए, फिर से एक बार और समझा दे रहे हैं। लिखा है कि जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती, लालटेन तथा विद्युत बल्ब आदि। इसका मतलब समझ में आ गया होगा। उसके बाद से देखिए लिखा है अदीप्त वस्तुएं। इसका मतलब क्या होता है? जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती बल्कि दीप्त वस्तुओं के प्रकाश, प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर प्रतीत होती है, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे पृथ्वी, मेज, चंद्रमा, कुर्सी आदि। इसका मतलब समझिए कि जो वस्तु किसी दूसरे प्रकाश के आने पर दिखाई देता है, जैसे मान लीजिए कि प्रदीप्त वस्तुओं का मतलब होता है, प्रदीप्त वस्तु का मतलब होता है कि अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करे, और अदीप्त का मतलब हो गया कि जो प्रदीप्त के सहारे दिखाई देता है। जैसे लिखा है पृथ्वी, मेज, चंद्रमा, कुर्सी, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु के प्रकाश पड़ने पर ये सब दिखाई देता है, इसीलिए इसे अदीप्त वस्तु कहा जाता है। अब तो अदीप्त वस्तु समझ में आ गया होगा आप सबको। देखिए इसके बाद से लिखा है प्रकाश के लक्षण। अगला हेडिंग लिखा है प्रकाश के लक्षण। इसमें क्या होता है? प्रथम नंबर पे लिखा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। मतलब कि जो प्रकाश होता है विद्युत के चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। इसके बाद से दूसरा लिखा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स है। ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा लिखा है प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। अब देखिए लिखा है कि प्रकाश सरल रेखा में, मतलब कि एक सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश हमेशा भी जब भी गति करता है हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। इसके बाद से चौथा लिखा है ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। अब देखिए लिखा है ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। इसके बाद से अगला नंबर देखिए लिखा है यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। इस अपवर्तन को आगे बताया जाएगा, अभी हम बताएंगे। इसके बाद से आगे अपवर्तन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है यह दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। देखिए दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होता है। अब देखिए प्रकाश के बारे में क्या बता रहा है, लिखा है कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, यानी कि जिस प्रकाश से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होता है। इसके बाद से अगला नंबर देखिए लिखा है प्रकाश तरंगों के लक्षणिक गुण व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण प्रदर्शित करता है। इस सब चीज़ों को आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर केवल इतना ही समझिए कि प्रकाश जो होता है तरंगों के लक्षणिक गुण व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण तथा ध्रुवण प्रदर्शित करता है। इसके बाद से अगला हेडिंग देखिए लिखा है प्रकाशिक माध्यम। इसका मतलब समझिए क्या होता है प्रकाशिक माध्यम, यानी कि प्रकाश का माध्यम क्या क्या हो सकता है। प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है, अब देखिए प्रकाश जिस माध्यम से होकर के गमन करता है मतलब कि जाता है, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। मुक्त अथवा मुक्त आकाश जिसे सामान्यतः निर्वात कहते हैं।
फिर देखिए लिखा है प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। मतलब कि मुक्त आकाश जिसे सामान्य निर्वात कहते हैं भी प्रकाशिक माध्यम है। मतलब कि निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है। निर्वात का मतलब कि जहाँ वात न हो, वात माने हवा होता है, हवा जहाँ न हो वहाँ भी प्रकाश चल सकता है। निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ हवा न हो। अब देखिए लिखा है कि आगे लिखा है माध्यमों से होकर प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। अब देखिए प्रकाश के गमन को क्या लिखा है, प्रकाशिक माध्यम के बारे में लिखा है माध्यमों से होकर प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर, प्रकाश की गमन क्षमता यानी कि प्रकाश के चलने की क्षमता के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला देखिए लिखा है पारदर्शक। पारदर्शक का मतलब क्या होता है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे समझिए फिर से लिखा है कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है कि जिस माध्यम से आर पार निकल जाता है, गुजर जाता है, थोड़ा भी नहीं रुकता है, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे में वायु, जल, कांच आदि। अब देखिए वायु में प्रकाश आर पार निकल जाता है, कहीं नहीं रुकता है। और देखिए लिखा है जल में भी प्रकाश को देखें कभी वापस नहीं आता है, आर पार निकल जाता है। कांच है, कांच में भी कुछ कांच है जो पारदर्शक का काम करता है। ठीक है ना, सब पारदर्शक में नहीं आता है, कुछ तो ऐसे है जो परावर्तन कर देता है, लेकिन कुछ प्रकाश ऐसे है जो प्रकाश को सीधे आर पर चला जाता है, जिससे निकल के चला जाता है। इसके बाद से देखिए निर्वात आदर्श तथा पूर्णतः पारदर्शक माध्यम है। फिर देखिए लिखा है कि निर्वात के बारे में, जो निर्वात होता है आदर्श तथा पूर्णतः पारदर्शक माध्यम है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि प्रकाश थोड़ा भी नहीं रुकता है, आराम से जाता रहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें होकर प्रकाश का 100% भाग आर पार निकल जाता है। अब बताइए निर्वात क्या होता है कि आदर्श तथा पूर्णतः पारदर्शक माध्यम होता है, क्योंकि इसमें प्रकाश जो है कि 100% आर पार निकल जाता है, थोड़ा भी नहीं रुकता है। ठीक है ना। इसके बाद से दूसरा देखिए लिखा है पारभाषक। इसका मतलब क्या होता है समझिए। पारभाषक का मतलब जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार गमन करता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। आप समझिए, फिर से इसको शुरू से बता रहे हैं। लिखा है कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग, मतलब कि कुछ ही भाग जाता है, कुछ ही भाग, पूरा भाग नहीं जा पाता है, कुछ ही भाग आर पार जाता है, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है घिसा हुआ कांच। अब देखिए वह कांच जिसको घिसा गया हो, जैसे खरुच लगा हो, तेल लगा हुआ कागज। अब देखिए तेल लगा हुआ कागज क्या होता है, कागज होता है, वो भी पारभाषक होता है। गंदला जल यानी कि धुंधला जल, खराब जल हो जिसमें थोड़ा मिट्टी उट्टी ज़्यादा घुला हो, उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है। ठीक है ना, उसमें जो प्रकाश जाता है वो कुछ मिट्टी के कारण रुक जाता है, इसलिए क्या होता है ये पारभाषक का उदाहरण होता है। पारभाषक का उदाहरण एक बार फिर से देखिए, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, गंदला जल। गंदला जल मतलब कि जो गंदा जल होता है, जैसे नाली का पानी हो गया, ये क्या होता है उसमें थोड़ा कीचड़ उचड़ ज़्यादा होता है तो पानी को प्रकाश को आर पार नहीं जाने देता है, रोक देता है। तीसरा हेडिंग लिखा है अपारदर्शक। इसका मतलब समझिए अपारदर्शक। पहला था पारदर्शक जिसमें आर पार प्रकाश चला गया, दूसरा है पारभाषक जिसमें प्रकाश कम जाता है, बाकी रुक जाता है। बाकी देखिए तीसरा लिखा है अपारदर्शक। इसमें क्या होता है, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। फिर सुनिए, लिखा है जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता उसे अपारदर्शक कहते हैं। अपारदर्शक का मतलब समझ में आ गया होगा, वह वस्तु जिसमें से प्रकाश आर पार नहीं निकल सके, जैसे कपड़ा हो गया, ये लकड़ी का जो फर्नीचर के सामान हो गया, मकान हो गया,
इस सब में क्या होता है, प्रकाश को ये रोक देता है यार, पर जाने नहीं देता है। अतः ये सब क्या हो गया कि ये अपारदर्शक वस्तुएं हो गए। फिर देखिए लिखा है, किसी अपारदर्शक पदार्थ के तल पर आपतित प्रकाश उसे पूर्णतः परावर्तित अथवा अवशोषित हो जाती है। फिर देखिए कह रहा कि किसी अपारदर्शक पदार्थ के तल पर, यानी कि जैसे मान लीजिए अपारदर्शक के रूप में मान लीजिए एक प्रकार के जैसे कुर्सी हो गया, बेंच हो गया, मेज हो गया, ये सब क्या होता है, प्रकाश को परावर्तन कर देता है या अवशोषण कर लेता है। मतलब कि इसमें से होकर के प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है या अवशोषण हो जाता है, उसे ही अपारदर्शक कहा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद से देखिए प्रकाश की